हेलो स्टूडेंट्स, धैर्य क्लासेज मालपुरा के यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी विद गोवर्धन शर्मा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12 भूगोल विषय का 23वां चैप्टर, जिसका एक पार्ट हम पहले पढ़ चुके थे, उसका सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे, जिसमें सिंचाई, हमारी प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं, पेयजल और पेयजल के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है, और साथ ही मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, इन चारों चीज़ों का विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए दोस्तों, सिंचाई जो होती है, जब हम खेत में फसल बोते हैं और या घर पे पेड़ पौधे लगाते हैं, उस भूमि के अंदर जब जल की मात्रा कम हो जाती है तो वर्षा के अभाव में हम क्या करते हैं कि कृत्रिम तरीके से उसे जल प्रदान करते हैं। और जल प्रदान करने के लिए हम किसी भी प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर सकते हैं। विधि कोई सी भी हो सकती है, फव्वारा विधि हो सकती है, बूंद बूंद विधि हो सकती है, या फिर खुली सिंचाई जिस प्रकार हम करते हैं नहरों से, तालाब से, उस प्रकार की हो सकती है। तो उस मिट्टी के अंदर नमी बनाए रखने के लिए हम जो कृत्रिम जल देते हैं उसे हम सिंचाई कह सकते हैं। विभिन्न विधियां आपको चित्र के माध्यम से देखने को मिल रही है कि कौन कौन सी हो सकती है। वर्षा के अभाव में भूमि या फसलों को कृत्रिम तरीके से जल प्रदान करने की जो क्रिया है उसे सिंचाई कहा जाता है। सिंचाई फसल उत्पादन की आधारभूत संरचनाओं का एक अंग है। इसकी प्रमुख संरचनाएं होती है ना, जिसके अंदर बुआई, कटाई, सिंचाई, निराई गुड़ाई, खरपतवार हटाना, उसको वापस निकलवाना, तो ये कई सारी जो इसकी आधारभूत संरचनाएं होती है, उसके अंदर से सिंचाई जो है एक महत्वपूर्ण और आधारभूत संरचना का एक अंग है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई अगर हम बात करें तो कुल क्षेत्र में सर्वाधिक सिंचाई का जो प्रतिशत है वो श्रीगंगानगर में है। श्रीगंगानगर में सिंचाई का प्रतिशत अधिक होने के पीछे इंदिरा गांधी नहर और गंग नहर जो है, इसकी वितरिकाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान है। और सबसे कम जो सिंचाई है वो राजसमंद जिले में होती है। राजस्थान में सिंचाई के लिए कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब आदि प्रमुख साधन हैं। कृषि के क्षेत्र में सिंचाई का प्रयोग निम्न कारणों से किया जा सकता है। क्या क्या कारण हो सकते हैं जिसके वजह से हम सिंचाई करते हैं? तो फसल को पाले से बचाने के लिए, जैसे सर्दी का समय ज़्यादा होता है, ओस की जो बूंदें होती है वो बर्फ़ के रूप में, या शीत हवा जब ठंड लहर, शीत लहर जब चलती है तो फसल खराब होने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उसको बचाने के लिए भी जो है सिंचाई की जाती है। मिट्टी को सूख कर कठोर बनाने से रोकता है सिंचाई। मिट्टी जब सूख जाती है तो वो ज़्यादा कठोर पथरीली हो जाती है, तो उससे क्या है, वनस्पति जो भी हमने उस पर लगा रखी है, उनकी जड़ें, उनको पर्याप्त रोशनी और हवा नहीं मिल पाती, इस वजह से वो विकसित नहीं होते। तो उसकी मिट्टी जो है वो थोड़ी सी ढीली सी रहे, लचलची सी रहे, तो उसके लिए भी जो है सिंचाई की जाती है। धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि पर रोक लगाने के लिए भी सिंचाई की जाती है। चावल वगैरह के जो खेत होते हैं उसमें खरपतवार उग जाते हैं, तो उनके ऊपर रोक लगाने के लिए भी किया जाता है। सिंचाई के जो प्रमुख साधन हैं उसमें सबसे पहले आता है कुआं या नलकूप। राज्य के कुल सिंचित क्षेत्र में 66% जो भाग है वो कुओं और नलकूपों से सींचा जाता है। जितना हम सिंचाई करते हैं उसमें से 66% भाग के ऊपर कुएं और नलकूप के द्वारा ही सिंचाई की जाती है। इन साधनों में सर्वाधिक सिंचाई जो है जयपुर और अलवर जिले में की जाती है। बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, तो इन साधनों से मतलब कुएं और नलकूप से सर्वाधिक जो सिंचाई है वो जयपुर और अलवर जिले में की जाती है। जैसलमेर का चांदर नलकूप आप सबने नाम सुना ही होगा। राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के थार के गढ़े के नाम से जाना जाता है। मीठे पानी का नलकूप है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। इसके बाद जो अन्य विधियां हैं उन विधियों के अंदर नहरें। नहरों के द्वारा राजस्थान में 33% भाग पर सिंचाई की जाती है। जिस प्रकार कुएं और नलकूप से 66% पर की जाती है, उसी प्रकार 33% भाग के ऊपर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। नहरी सिंचाई में जो पहला स्थान है वो गंगानगर जिले का, जैसे अभी हमने पढ़ा कि गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर दोनों के द्वारा वहाँ पे जल और उनकी वितरिकाओं से जल प्राप्त होता है, तो इस वजह से वहाँ पे सिंचाई का जो प्रतिशत है वो ज़्यादा रहता है। अगली जो तकनीक है वो है तालाब। तालाब के माध्यम से 0.7% भाग पर ही सिंचाई की जाती है। राजस्थान के दक्षिण और दक्षिण पूर्वी भाग में सिंचाई का प्रमुख साधन है। राजस्थान के दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी जिले जो हैं, उन जिलों के अंदर सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। अन्य क्षेत्रों में भी होता है, लेकिन उतना नहीं होता जितना उन क्षेत्रों में होता है। मुख्य रूप से वहाँ है तालाब द्वारा सिंचाई में पहला जो स्थान है वो भीलवाड़ा में है। सबसे ज़्यादा तालाब ही भीलवाड़ा में ही है। सबसे बड़ा तालाब मांडल तलवार तालाब, वो भी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में ही है। तो यहाँ सर्वाधिक सिंचाई भी जो है तालाबों के माध्यम से भीलवाड़ा में ही की जाती है। और दूसरे नंबर पे तालाबों की संख्या के आधार पर जो स्थान है वो उदयपुर जिले का है। शेष जो अन्य साधन बच गए, उन अन्य साधनों से 0.3% भाग पर सिंचाई होती है।
ये प्रमुख हमारी सिंचाई परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं को हम पढ़ेंगे अभी। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं। राजस्थान की प्रमुख बहुउद्देश्य परियोजनाएं जो है उसके अंदर चंबल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना, व्यास परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना। इसके अलावा अन्य कुछ और हमारे यहाँ पे वृहद परियोजनाएं हैं। उसके अंदर इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर, भरतपुर नहर, गुड़गांव नहर, बीकाबाई सागवाड़ा माही नहर, जाखम परियोजना, सिद्धमुख नौहर परियोजना, बीसलपुर परियोजना, नर्मदा परियोजना और ईशरदा परियोजना। 4 प्रमुख परियोजनाएं हैं। उनके अलावा ये लगभग 10-11 परियोजनाएं हमारी अन्य परियोजनाएं हैं। इसके अलावा भी कुछ छोटी परियोजनाएं और है। उसके अंदर जवाई, मेजा, पांचना के बारे में आप जानते हैं, करौली में है, मिट्टी से बना हुआ बांध है जिसकी सारी दीवारें जो है मिट्टी से बनी हुई है। मानसी वाकल, पार्वती, गंभीरी और ओराई अन्य हमारे जो है परियोजनाएं हैं। अब हम एक एक परियोजना को विस्तार से पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है इसका जो स्रोत है जहाँ से इसे प्राप्त होता है वो हरी के बैराज बांध है जो पंजाब में है। यहाँ सतलज और व्यास नदी का संगम है, वहाँ पे बैराज बनाया गया है, बांध बनाया गया है, एक हरी के नाम है उसका। तो वहाँ से इसको जल प्राप्त होता है। इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। इसमें जल विसर्जन जो है कितनी स्पीड से होता है तो वो है 18,500 घन फुट प्रति सेकंड के हिसाब से इसमें जल का जो है विसर्जन किया जाता है। इसका लोकार्पण मतलब इसका उद्घाटन जो है शुरू करने का कार्य 31 मार्च 1958 को इसके अंदर जो है जल छोड़ा गया था और गोविंद वल्लभ पंत जो है उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। इसके लिए कुछ विशेष चीज़ें ये है कि इस विशाल नहर की कल्पना सबसे पहले 1948 में तत्कालीन बीकानेर राज्य के जो सचिव थे एवं मुख्य अभियंता स्वर्गीय श्री कंवर सिंह के द्वारा की गई थी। कंवर सिंह जो है वहाँ बीकानेर के मुख्य सचिव थे राज्य के, और उन्होंने स्वतंत्रता के बाद जब हमारे यहाँ पे एकीकरण पूरा नहीं हुआ था तो उस समय राज्य सचिव थे ये, और इनके द्वारा जो है इस नहर को बनाने की कल्पना की गई थी और इनका जो सपना है वो बाद में साकार हुआ। इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजना है। ये भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी लंबी नहर है जिससे राजस्थान में हरित क्रांति ला दी है। हम पश्चिम राजस्थान की अगर बात करें, जिन जिलों के अंदर से होकर गुजरती है, वहाँ जनसंख्या की सघनता के पीछे, वहाँ की बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था, वहाँ के हो रहे उत्पादन के पीछे, कृषि उत्पाद जो वहाँ पे बढ़ रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी जो उत्तरदायी है वो कौन है? इंदिरा गांधी नहर है। अन्य जानकारी इसके बारे में अगर हम बात करें तो हरी के बैराज से प्रभावित इस नहर के शीर्ष स्थल पर इसमें तल और ऊपरी सतह की ऊंचाई जो है क्रमशः 134 फुट है, 218 फुट है। इसका तल जो है 134 फीट चौड़ा है और इसकी जो ऊपर से जहाँ से बाहर की तरफ से किनारे जो देखें वो 218 फीट चौड़े हैं और इसके अंदर जो गहराई है पानी की वो 21 फुट है। हरी के बैराज से हनुमानगढ़ के मसीतावली तक इसकी जो लंबाई है वो 204 किलोमीटर है, जिसमें से 169 किलोमीटर पंजाब में और 35 किलोमीटर 169 किलोमीटर तो पंजाब और हरियाणा में है, 35 किलोमीटर राजस्थान में है और इसे फीडर नहर कहा जाता है। अब प्रश्न उठ रहा होगा कि फीडर नहर क्या होती है? तो किसी नहर का ऐसा हिस्सा जिसमें पानी का कोई उपयोग नहीं किया जाता हो, उससे क्या है अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है, तो वो फीडर नहर कहलाती है। और इंदिरा गांधी नहर जो है इसकी फीडर सहित, जिसके अंदर हनुमानगढ़ से मसीतावली के बीच वाला जो क्षेत्र है वो पंजाब और हरियाणा वाला पूरा क्षेत्र जो है इसमें काउंट हो जाता है गडरा रोड तक का, और इसकी कुल लंबाई जो है 649 किलोमीटर है। महत्वपूर्ण प्रश्न है कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से भी और जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसकी दृष्टि से भी पूछा गया भी प्रश्न है ये। साथ ही इसकी जो वितरिकाएं, उन वितरिकाओं की लंबाई 960 किलोमीटर है। इससे लगभग 18.72 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसकी सिंचाई होती है। नहर का अंतिम छोर जहाँ तक इसका पानी जाता है वो गडरा रोड है, और गडरा रोड कहाँ है? बाड़मेर में। इसके आगे गुजरात में कांडला बंदरगाह तक इसको जोड़ने की और आंतरिक जल परिवहन के लिए जहाज और नावों का संचालन करना इसमें प्रस्तावित है। नेक्स्ट, इस परियोजना के अगर हम चरणों की बात करें कि कितने चरण में ये बनी, तो इसको बनाने के लिए फ्रेंड्स 2 चरण हुए। पहला जो चरण था उसके अंदर 345 किलोमीटर लंबी वितरिकाएं इसमें बनाई गई जो 5.53 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो है उसमें सिंचाई करती है, और दूसरे चरण के अंदर 256 किलोमीटर मुख्य नहर बनाई गई जिसमें 5112 किलोमीटर की वितरिकाएं हैं और 19.63 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पर ये सिंचाई का कार्य करती है। ये क्षेत्र जहाँ से बहती है वहाँ कई सारा उबड़ खाबड़ है, धोर वाली धरती है, मरुस्थल भी है, तो कहीं उबड़ खाबड़ स्थान भी है। तो उन उबड़ खाबड़ स्थानों से और राजस्थान का जो ढाल है
वो पश्चिम की ओर होने के कारण इसके पानी को पूर्व में लाने के लिए 8 उत्थापक, जैसे हम लिफ्ट नहर कह सकते हैं, पानी को ऊपर उठा के कुछ ऊंचाई तक पानी को ऊपर उठा के और फिर नए मार्ग में उसको डाल दिया जाता है, लिफ्ट नहर कहलाती है। तो इसी इसके ऊपर 8 लिफ्ट नहरें हैं। उसके अंदर पहली नौहर में है गंदेली सावला लिफ्ट नहर, दूसरी बीकानेर लूणकरणसर लिफ्ट नहर, फिर है गजनेर लिफ्ट नहर, उसके बाद बांगड़सर लिफ्ट नहर, कोलायत लिफ्ट नहर, फलोदी लिफ्ट नहर, पोकरण लिफ्ट नहर और अंतिम जो है वो है जोधपुर लिफ्ट नहर। इन लिफ्ट नहरों को और इसकी जो वितरिकाएँ हैं, कहाँ से ये शुरू होती है, गडरा रोड तक बाड़मेर में कहाँ जा रही है, तो हम देख सकते हैं मानचित्र के अंदर कि व्यास और सतलज नदी का जो संगम है वहाँ पे हरी की बैराज नाम से बांध बनाया गया है और वहीं से जो है पंजाब राज्य से होते हुए, पंजाब हरियाणा होते हुए ये राजस्थान में श्री गंगानगर जिले में प्रवेश करती है। और यहाँ मसीतावली में जो है इसका हेड है, वहाँ से इसकी प्रमुख जो शाखाएं हैं, वितरिकाएं वगैरह, उन सबका जो है एक मानचित्र इस परियोजना के माध्यम से हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। इंदिरा गांधी नहर जो इसकी शाखाएं निकाली गई है, कुछ शाखाएं, और वो जो शाखाएं हैं हम उन शाखाओं को देखें तो इसके अंदर रावतसर शाखा हनुमानगढ़ में, सूरतगढ़ शाखा श्री गंगानगर में, अनूपगढ़ शाखा श्री गंगानगर में, दातोक शाखा बीकानेर में, चारणवाला शाखा बीकानेर, पुंगल शाखा बीकानेर, बीरशलपुर शाखा बीकानेर, शहीद बीरबल शाखा ये भी जैसलमेर में है और सागरमल गोपा शाखा ये भी जैसलमेर में है। और इन प्रमुख जो इसकी शाखाएं हैं, इन शाखाओं का भी हम जो है मानचित्र देख सकते हैं, किस किस प्रकार से कौन कौन सी दिशा के अंदर यहाँ से शाखाएं जो है निकाली गई है। आप मानचित्र का स्क्रीनशॉट ले लें, अन्यथा आपकी बुक में भी शायद ये दिया हुआ होगा। इसके लाभ क्या हैं, क्यों इसको जो है लागू किया गया है, क्यों बनाया गया, तो इसका सबसे पहला जो लाभ है वो सिंचाई के रूप में प्रत्यक्ष रूप से हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। सिंचाई अधिक होने से लाभ प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ की जो परत भूमि थी पहले, जो एक प्रकार से अनुपजाऊ थी, उस भूमि के ऊपर व्यापारिक फसलों की पैदावार हो रही है। जनसंख्या वहाँ से विस्थापित होने लग गई थी, प्रवासित होने लग गई थी, तो वहाँ का जो प्रवास है वो कम हो गया है, एक साल रुक सा गया है। इसकी वजह से यहाँ पे नए नगर, व्यापारिक मंडियों की स्थापना हो रही है। जल की उपलब्धता है, कृषि कार्य भी हो रहे हैं, तो चारा वगैरह भी हो जाता है, लोगों को खाने पीने के लिए भी दूध वगैरह की आवश्यकता होती है। और कुछ लोग जो हैं प्राथमिक व्यवसाय में संलग्न हैं, किसान हैं, तो उनको अपने खेत के अंदर चारा प्राप्त हो जाता है, तो वो अपने पशुपालन भी, कृषि के साथ साथ जो अन्य व्यवसाय उसमें पशुपालन और मत्स्य पालन, पानी की उपलब्धता है इसलिए मत्स्य पालन भी कर रहे हैं। साथ ही भेड़ वगैरह, बकरी यहाँ पे ज़्यादा पाली जाती है, तो वर्तमान ऊन व्यापार को भी यहाँ पे लाभ मिल रहा है। 9.5 लाख टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन संभव हुआ है। इससे पहले जल के अभाव के अंदर इतना खाद्यान्न जो है वो उत्पन्न नहीं होता था, लेकिन अब लगभग 10 लाख टन खाद्यान्न जो है वो अतिरिक्त पहले से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। मरुस्थल पर इससे नियंत्रण हुआ है, मरुस्थल का धीरे धीरे विकास हो रहा था। मृदा जो है उसके अंदर वनस्पति की कमी होने के कारण, ह्यूमस की मात्रा कम होने के कारण और मृदा का निरंतर कटाव हो रहा था, तो वो कटाव जो है इससे स्थिर हो गया। वन क्षेत्र, चारागाहों का इससे विकास हुआ है, बंजर भूमि विकास संभव हुआ है। साथ ही अन्य हम लाभ देखें तो सीमाई क्षेत्र जो है, हमारे सीमावर्ती क्षेत्र, वहाँ पे भी सघन जनसंख्या के विस्तार में भी इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। नेक्स्ट हमारे आती है चंबल परियोजना। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आपको ध्यान में है, चंबल नदी का उद्गम जो है महू के निकट होता है मध्य प्रदेश से, और वहाँ से राजस्थान में प्रवेश करती है। दोनों राज्यों का इसमें 50-50% हिस्सेदारी है। परियोजना का जो शुभारंभ है वो 1952 से 54 के बीच में प्रारंभ हुआ। इस परियोजना का प्रारंभिक उद्देश्य चंबल की जो विनाशकारी लीला है उसको समाप्त करना है। चंबल में जब वर्षा काल के अंदर पानी तेज गति से बहता है तो ये अपने आसपास इसमें आने वाली कई सारी वितरिकाओं से खड्डे बना देती है, खड्ड बना देती है, जिसे हम बीहड़ के नाम से जानते हैं। अपर्दन ज़्यादा करती है ये, तो इस अपर्दन की गति को रोकने के लिए यहाँ पे सबसे पहले इसको परियोजना में सम्मिलित किया गया और इसके ऊपर बांध बनाने शुरू किए। उसके बाद के अंदर इस विनाश लीला को समाप्त तो करना ही था, लेकिन इस जल का जो भराव था, इस भराव से 56 लाख हेक्टेयर भूमि जो है उसको सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई, और साथ ही 230 मेगावाट विद्युत उत्पादन करना भी इसमें क्षमता इसकी है। इस परियोजना के अंतर्गत 4 बांध हैं, उन चारों बांधों को हम जो है क्रम से देखते हैं। सबसे पहले गांधी सागर बांध जो है 1960 ईस्वी के अंदर मध्य प्रदेश की भानपुरा तहसील में बनाया गया। ये बांध 84गढ़, जो भैंसरोडगढ़ है, चित्तौड़गढ़ का विखंडित जिला, हमारे चित्तौड़गढ़ जिला जो है उसका विखंडित भाग, जो चित्तौड़गढ़ से 84गढ़ से 8 किलोमीटर दूर है, पहले ये घाटी में बनाया गया। इसे 2 नहरें जो है इसमें
बनाई गई है। बाई नहर बूंदी तक जाकर मेज नदी में मिल जाती है और दाई नहर जो है उसमें पार्वती नदी को पार कर मध्य प्रदेश में चली जाती है। वहीं पे एक जल विद्युत स्टेशन भी जो है इस पे बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध दूसरा इस पे बांध है जो राजस्थान में बना हुआ है। गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में। ये बांध गांधी सागर से 48 किलोमीटर आगे चित्तौड़गढ़ में चूलिया जलप्रपात, राजस्थान का सबसे बड़ा जलप्रपात जिसे हम झरना कह सकते हैं, 18 मीटर इसकी ऊंचाई है, चित्तौड़गढ़ में ही है ये। तो इस चूलिया जलप्रपात के समीप रावत भाटा नामक स्थान पर 1970 में बनाया गया था। नेक्स्ट है जवाहर सागर बांध, रावत भाटा से 38 किलोमीटर आगे कोटा के समीप बोरावास गांव में ये बनाया गया और यहाँ जल विद्युत शक्ति गृह भी बनाया गया है। इसके बाद आता है कोटा बैराज। ये कोटा शहर के पास ही बनाया गया है और इसका उद्देश्य जो है, बैराज शब्द इसके आगे लग जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई होता है ना। वर्तमान में उसको पेयजल के रूप में भी काम में ले लेते हैं, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य सिंचाई करना होता है। सिंचाई की सुविधा के उद्देश्य से बनाए गए बांध को बैराज कहते हैं। इसमें से 2 नहरें निकाली गई है। दाई नहर पार्वती और परवन नदी को पार करके मध्य प्रदेश तक अपना जल लेके जाती है, जबकि बाई नहर जो है वो कोटा बूंदी जिले में सिंचाई एवं जल आपूर्ति करती है। चंबल परियोजना के कारण ही कोटा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बन पाया है। बाढ़ों पर नियंत्रण के साथ ही यहाँ की जो 5.6 लाख हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है उसको सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। कृषि के क्षेत्र में तेजी से विकास हुआ है और चंबल की वजह से जो है चंबल क्षेत्र में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। चंबल पे जो परियोजनाएं बनाई गई है, 100 किलोमीटर के दायरे के अंदर अंदर 4 परियोजनाएं हैं। चंबल नदी के ऊपर एक तो ये अपरदन को रोक रही है, सबसे ज़्यादा अपरदन होता है, साथ ही यहाँ पे घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र भी बनाए गए हैं। ये चंबल नदी का हम जो है दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार कहाँ से इसका उद्गम होता है और कौन कौन सी जगह इसके ऊपर बांध बनाए गए हैं। प्रमुख शक्तिगृह उप विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, विद्युत केंद्र बनाए गए हैं, गोदाम हैं, विद्युत लाइनें हैं, सबका जो है इसके अंदर उद्धृत है। इसको थोड़ा सा हम जूम करके इस तरह से देख सकते हैं कि नदी के ऊपर कौन कौन सी जगह पे जल परियोजनाएं बनाई गई है। नेक्स्ट जो हमारे बहुउद्देश्य परियोजना आती है वो है माही बजाज सागर परियोजना। देखिए, बहुउद्देश्य जो परियोजनाएं होती है, इस परियोजनाओं का उद्देश्य केवल एक नहीं होता, कई सारे उद्देश्य इसके अंदर छिपे हुए रहते हैं। जैसे अपरदन को रोकना हो गया, वर्षा जल का संचय करना हो गया, जो बाढ़ आती है उस बाढ़ पर नियंत्रण हो गया, पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए, मत्स्य पालन के लिए, पर्यटन के लिए, कई सारी चीज़ों के पीछे जो उद्देश्य जल विद्युत का उत्पादन करने के लिए, तो कई सारे उद्देश्यों के साथ जो है जो परियोजना बनाई जाती है उसको हम बहुउद्देश्य परियोजनाएं कहते हैं। दक्षिणी राजस्थान में आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले हैं। राजस्थान की अगर जनजातीय जनसंख्या की बात करें तो उदयपुर और उसके आसपास वाले जो क्षेत्र है, उदयपुर संभाग में सबसे ज़्यादा जनजातीय जनसंख्या रहती है। तो जनता की समृद्धि के लिए राजस्थान और गुजरात की ये संयुक्त परियोजना है। माही नदी का उद्गम होने में तो महेंद्र झील मध्य प्रदेश से होता है, लेकिन इसके ऊपर जो परियोजनाएं बनाई है इसका जल का जो उपयोग होता है वो राजस्थान और गुजरात के द्वारा किया जाता है। 1966 में समझौता हुआ और समझौते के अनुसार राजस्थान 45% जो है इससे हिस्सा प्राप्त या लाभ प्राप्त करता है, वहीं गुजरात जो है इससे 55% हिस्सा है। इस परियोजना के अंतर्गत बांसवाड़ा के बोरखेड़ा गांव में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। राजस्थान के जो सबसे दक्षिणतम क्षेत्र है बोरखेड़ा, वहीं के आसपास जो है यहाँ पे इसमें बांध बनाया गया है, माही बजाज सागर बांध। इसके अलावा यहाँ 2 नहरें, 2 विद्युत गृह, 2 लघु विद्युत गृह एवं एक कागजी पिकअप बांध बनाया गया है। इसका कार्य जो है 3 चरणों में पूरा हुआ। पहले चरण के अंदर बांसवाड़ा के समीप बोरखेड़ा में माही बजाज सागर बांध बनाया गया। इसका जल संरक्षण क्षेत्र जो है 6240 वर्ग किलोमीटर है। इस बांध की भराव क्षमता 72.70 टीएमसी है। दूसरा जो चरण है उसके अंदर डूंगरपुर में सिंचाई सुविधा हेतु आनंदपुरी और सागवाड़ा नामक 2 नहरें निकाली गई है। इन वितरिकाओं की कुल लंबाई 854 किलोमीटर है। इस परियोजना के द्वारा 1.23 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाना प्रस्तावित है। कार्य अभी इसके ऊपर चल रहा है। तीसरा इसका जो चरण था, इस चरण के अंदर 2 विद्युत गृहों का निर्माण किया गया जिनकी उत्पादन क्षमता 140.95 मेगावाट है। सिंचाई और विद्युत की सुविधा मिलने के कारण इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में आर्थिक व सामाजिक जीवन में बदलाव के साथ कृषि और औद्योगिक क्षेत्र में भी तेजी से बदलाव आया है। इन लोगों का जो जनजीवन है वो इससे काफ़ी प्रभावित हुआ है, उनको रोजगार वगैरह मिल रहा है, उससे आर्थिक समृद्धि भी उनकी आई है और सामाजिक जीवन में भी कई सारा परिवर्तन हुआ है। साथ ही यहाँ पे पर्यटन के उद्देश्य से आने वाले लोगों से ये लोग, यहाँ के जो आदिवासी लोग हैं,
वो वर्तमान संस्कृति से भी परिचित हुए हैं। ये परियोजना इस आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के लिए वरदान साबित हुई है। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। राजस्थान की सिंचाई परियोजना के अंदर माई बजार सागर जो परियोजना है, ये अमरोरू थार जो ज़िला है मध्य प्रदेश का, यहाँ से इसका उद्गम होता है। इसके बाद ये एक की आकृति के अंदर उल्टे यू के आकार के अंदर राजस्थान से और गुजरात के अंदर बहती है। यहाँ पे बांसवाड़ा और डूंगरपुर ज़िले के अंदर इसमें प्रतापगढ़ से आने वाली छोटी सादड़ी से जाखम और जो नदियाँ हैं वो इसमें आके मिलती है। उसके बाद यहाँ पे बांध बना हुआ है और फिर इसके ऊपर गुजरात में कागजी पिकअप बांध बना हुआ है। इसको थोड़ा जूम करके हम इस प्रकार से और देख सकते हैं। नंबरिंग की हुई है इसके अंदर कि कहाँ पे कौन सी जगह है। तो जो खोंदू गांव है बांसवाड़ा का, वहाँ से ये राजस्थान में प्रवेश करती है। उसके बाद वेणेश्वर धाम से पहले ईरू नदी इसमें मिलती है और वहीं माई बजार सागर बांध बनाया गया है। इसके बाद इसके अंदर यहाँ पे सोम, जाखम, सोम, कमला और अम्बा परियोजना जो है वो भी बनी हुई है। इसके अंदर जो अनेक नदियाँ हैं वो भी आके मिलती है और इसका जो दृश्य है उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। इसके बाद राजस्थान की सिंचाई विकास के हेतु सुझाव क्या क्या हैं कि किस प्रकार होना चाहिए। तो उपलब्ध जल का सर्वाधिक संरक्षण आवश्यक है। जल का संरक्षण विवेकपूर्ण तरीके से इसका उपयोग करना चाहिए। वर्षा जो जल जो है वो व्यर्थ नहीं बहे, उस वर्षा जल को संरक्षित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, परियोजनाओं का हमें हिस्सा बनना चाहिए। हमारे घरों से जो व्यर्थ पानी बह रहा है उसका भी उपयोग करना चाहिए। भूजल का उपयोग पूरी सतर्कता के साथ किया जाना चाहिए। जो भूजल होता है, भूगर्भ से हम कुएं, हैंडपंप या ट्यूबवेल के माध्यम से जो जल निकालते हैं, बावड़ियों के माध्यम से जल निकालते हैं, उसका पूर्ण सतर्कता के साथ निकालना चाहिए। अत्यधिक आवश्यकता होने पर उसको निकालें और उसका उपयोग जो है विवेकपूर्ण तरीके से करें। ऐसा नहीं है कि हमारे घर में अगर बोरवेल लगा हुआ है, उसमें ठीक पर्याप्त पानी है तो हम उसको व्यर्थ बहाएं। आवश्यकता के अनुसार उसका उपयोग करें। नदी बेसिन आधार पर जल के संबंध में सघन नियोजन किया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीकी विधियों को प्रयुक्त कर जल रिसाव और वाष्पन से होने वाली जल क्षति को घटाना चाहिए। फव्वारा सिंचाई व बूंद बूंद सिंचाई विधियों का उपयोग कर जल को बचत करनी चाहिए। जहाँ हम खेतों के अंदर खुली सिंचाई करते हैं, नहरों वगैरह के माध्यम से, धोरियों के माध्यम से जो हम सिंचाई करते हैं, उसके ऊपर नियंत्रण करना चाहिए और फव्वारा विधि या बूंद बूंद सिंचाई का जो है हमें प्रयोग करना चाहिए। भूजल और सतही जल का मिला जुला उपयोग करना चाहिए। जो सतही जल है, नदी, तालाब, झील, इनका भी हमें प्रयोग करना चाहिए और भूजल जो है इसका भी प्रयोग करना चाहिए मिले जुले रूप में, है ना। जल मार्गों व खेत की नालियों की लाइनिंग को प्राथमिकता से पूरा किया जाना चाहिए। जो इनकी सफाई होती है जल मार्गों की, उसको, खेत में जो नालियाँ होती है उसकी ठीक से हमें उसको ध्यान से रखना चाहिए। उस कार्य को प्राथमिकता देके पहले पूरा किया जाना चाहिए ताकि जो व्यर्थ पानी है वो नहीं बहे। चालू परियोजना पर अधिक ध्यान देना चाहिए। नई परियोजना अगर हम लाएंगे तो उसमें अधिक खर्च आएगा। इससे बढ़िया है कि जो पुरानी योजनाएं, उन परियोजनाओं को ज़्यादा ध्यान दें, उनको ठीक से प्राप्त करें तो उनके जो पूर्ण उद्देश्य जो हमने रखे थे उसको बनाने से पहले वो प्राप्त हो, प्रतिफल हमें पूरा प्राप्त हो। नई योजनाओं को चयनित आधार पर स्वीकार करना चाहिए। नई जो योजनाएं हैं उनको सुचारू करने से पहले उसका चयन करना चाहिए कि किसकी ज़्यादा आवश्यकता है। प्राथमिकता के आधार पर जो है इनका संचालन किया जाना चाहिए। परियोजना के रखरखाव को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पेयजल। पेयजल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।